जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और एक मुस्कुराहट सब लोगों की कमेंट सेक्शन में दिखनी चाहिए। आप दिन में किसी भी स्थिति में रहे, अभी एक बार मुस्कुराएंगे और साथ ही बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे, बहुत ध्यान से क्लास को करेंगे। क्लास में फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे होना चाहिए। अतिरिक्त बातें कोई नहीं करेगा, क्योंकि साथ ही हमारे पास निश्चित समय है खुद को सिद्ध करने का। आप वर्षों तक तैयारी करते हुए नहीं रह सकते, या आपने प्लान कर लिया है कि मुझे तो कई वर्षों तक तैयारी करनी है, फिर तो बात ही अलग है। वो साथी जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, तो उसके लिए ज़रूरत होगी साथी एकाग्रता की, और आपको एकाग्र होना ही होगा। इस कक्षा में एकाग्रता के साथ पढ़ना होगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। सारे साथियों का स्वागत है। मंजू, रंजीत, तस्लीम, अजीत, सोहित, बहुत तेज कमेंट आप लोगों के चलते हुए, राकेश, नवीन, वीर, विकास, अनुराग, बीएसएफ लवर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट 5 पर। हमेशा वही उम्मीद कि 4 सेट आपके तैयार होंगे। संडे बीच में आ चुका है, थम्स अप करके बताएं भैया हम रिवीजन कर चुके हैं। और ये 5 प्रश्न है साथी आप लोगों के सामने बताएंगे, इनके उत्तर आने चाहिए। और आपसे वही उम्मीद 5/5 स्कोर की उम्मीद। गोरीचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है गोरीचा नृत्य आपका? भैया महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है गोरीचा डांस आपका। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले वनडे इंटरनेशनल कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर थे भैया। कौन थे? अजीत वाडेकर थे आपका पहले कप्तान। ठीक है। और आप लोग जानते ही हैं, बुकलेस इन बगदाद किसकी पुस्तक है? बुकलेस इन बगदाद आप बोलेंगे भैया ये हमने पढ़ा था, शशि थरूर जी की पुस्तक है। किनकी है? शशि थरूर जी की पुस्तक है। ठीक है। छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से कितने राज्यों पर लागू होते हैं? 4 ऑप्शन है कि अरुणाचल प्रदेश पर लागू होते हैं बोलेंगे, या मणिपुर पर लागू होते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम पर लागू होते हैं। और आपका असम पर साथी लागू होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयतन एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है? मैंने सदिश राशियां आपको बताई। ठीक है। वेक्टर है तो आप बोलेंगे आयतन एक स्केलर है, यानी कि अदिश है। कैसी है? अदिश है, अर्थात स्केलर है। आज के प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से नोट्स बनाने को कमर कस के तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन है, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? सत्रिया की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। संस्थापक इसी के श्रीमत शंकर देव हैं। साथ ही सत्रिया कहाँ का है? असम का है। सत्रिया की अगर हम बात करते हैं, इसको किस वर्ष शामिल किया गया? 2000 में शामिल किया गया। यानी कि पहले जो आपका क्लासिकल डांस थे वो 7 होते थे। 8वां शास्त्रीय नृत्य भारत का सत्रिया है। बेसिक चीजें जो मैं आपको अब तक बता चुका हूँ वो आपको पता होनी चाहिए। तो सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? किससे संबंध है सत्रिया का? कब? अंकिया नाट। तो अंकिया नाट भी कभी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलेंगे भैया? असम से है। अंकिया नाट भी कभी प्रश्न पूछेगा तो हम बोलेंगे असम से। इसके साथ ही 2 रूप होते हैं, और 2 रूपों में एक रूप होता है आपका कहाँ का? अगर मैं सत्रिया की बात करूं तो इसमें एक तो पुरुष रूप होता है साथी आपका, यानी कि मेल फॉर्म होती है, एक मेल फॉर्म होती है, और एक आपका साथी फीमेल फॉर्म होती है, स्त्री रूप होता है। जो पुरुष रूप है उसको पुरुषों के नाम पर ही साथी पौर्षिक भंगी कहा जाता है। अब एक रूट वर्ड पकड़ना है, पौर्षिक भंगी। क्या बोलेंगे? पौर्षिक भंगी हो गया। और स्त्री रूप को बोलते हैं स्त्री भंगी, यानी ये महिलाओं के लिए है। तो रूट वर्ड क्या पकड़ना है? भंग। हम अक्सर पॉलिटी में एक वर्ड पढ़ते हैं सत्र, सब लोगों ने सुना है, संसद के सत्र, यानी सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो सत्र जो होते हैं भैया भंग हो जाते हैं या नहीं हो जाते? रूट वर्ड क्या बनाएंगे? सत्र। सत्र भंग हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? जी भैया भंग हो जाते हैं। क्या बोलेंगे? जी भैया भंग हो जाते हैं। तो यहाँ से एसएससी का एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप आसानी से दे सकते थे। क्वेश्चन पूछा गया था चाली, नोट करना, चाली झुमुरा और नाटू भंगी का संबंध किससे है? नाटू भंगी, तो भंगी वर्ड किसके लिए हो गया? सत्र के लिए। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? याद रख लेना, ये साथी आपका सत्रिया की अन्य शैली हैं। क्या बोलोगे? अदर स्टाइल ऑफ सत्रिया हैं। सत्रिया की अन्य शैली हैं। क्या है ये सत्रिया की अन्य शैली हैं। और कौन कौन सी शैली इसमें आती हैं? ओजापली पूछ ले आपसे। ओजापली डांस कहाँ का है? असम का है, संबंध सत्रिया से ही है। देवदासी कहाँ का है साथी? आपका असम का ही है। बीहू आप लोग सारे लोग जानते ही हैं। और साथी आपका बोडोज, बोडो समुदाय कहाँ से संबंध रखता है?
बोडो जाति का जो संबंध है वो किससे है? असम से है। क्या बोलेंगे? असम से है भैया, हम कभी गलती नहीं करेंगे। अब आपसे पूछते हैं कि जो सत्रिय डांस है उसमें कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होते हैं? कौन से वाद्य यंत्र साथी इसमें प्रयोग होते हैं? कौन से वाद्य यंत्र हैं जो इसमें प्रयोग होते हैं? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कभी भी पूछे, ड्रम बोलना, ड्रम, मंजीरा बोलना, क्या बोलेंगे? ड्रम होता है, मंजीरा होता है, और आपका फ्लूट अर्थात बांसुरी होता है। ये किस में प्रयोग होते हैं? ये सत्रिया में प्रयोग होते हैं। सत्रिया के एक एक कलाकार जो जानते हैं बताएंगे। डांसर्स फ्रॉम सत्रिया, सत्रिया नृत्य के कलाकार। सत्रिया के साथी डांसर्स कौन कौन हैं? सत्रिया के डांसर्स, कुछ रूट वर्ड बताऊंगा, हमेशा परीक्षा में कभी उनसे बाहर नहीं जाएगा, याद रख लेना। एक तो आप याद रखेंगे भैया, हम बात करते हैं किनकी? घनाकांत बोरा, तो बोरा रूट वर्ड याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? घनाकांत बोरा। तो बोरा रूट वर्ड किसके लिए है? बोरा कभी भी नाम आए, कभी भी, इंदिरा पी बोरा जैसे कि मैं लिखूं, इंदिरा पी बोरा का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे भैया सत्रिया से संबंध है। किससे? सत्रिया से इनका संबंध है। रामेश्वर सैकिया पूछ लूं, रामेश्वर सेकिया का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे? रामेश्वर सेकिया का संबंध, तो सेकिया रूट वर्ड याद रखेंगे। हरिचरण सेकिया मैं आपसे बोलूं, हरिचरण सेकिया का संबंध किससे है? हरिचरण सेकिया का संबंध किससे है? तो वो है आपका सत्रिया से। किससे? सत्रिया से। प्रदीप चलीहा का संबंध मैं आपसे पूछूं, क्या बोलेंगे? प्रदीप चलीहा का संबंध मैं आपसे पूछूं, मैं साथी आपसे पूछूं, एक इसमें नाम आता है जतिन गोस्वामी का। किसका? जतिन गोस्वामी का नाम आता है। एक साथी बरबयान, क्या बोलेंगे? मणिक बरबयान है आपके। क्या बोलेंगे? मणिक बरबयान है, या आपका और बहुत सारे बरबयान हैं। जितने भी बरबयान हैं वो सब किससे संबंधित हैं? सत्रिया से। याद कैसे करें? आसानी से देखना। देखो, सत्र मैंने फिर से बताया, सत्र किसका होता है? संसद का। सत्र में कौन लोग बैठते हैं? आम आदमी या नेताजी? भैया नेताजी बैठते हैं। तो नेताजी लोग इंटरेस्ट लेते हैं उसमें? नहीं। आप देखोगे भैया बोरियत में रहते हैं नेताजी लोग, आपस में लड़ने को तैयार होते हैं, इतने बोर होते रहते हैं। तो नेताजी क्या है, वहां पर सत्र में बोर होते रहते हैं। उनको बिल्कुल शौक नहीं है संसद में बैठने का, बस मजे के लिए नेता बनना था उनको। शौक, शौक से किया, याद रखेंगे। सत्र आपका जब चलता है कोई भी शौक से उसमें नहीं बैठता है, सब बोर होते हैं। और संसद में खूब जतन होते हैं, खूब लड़ते हैं लोग आपस में एक दूसरे से, नेताजी लोग, ठीक है। और बार बार क्या? उल्टे सीधे बयान आते हैं, बार बार उल्टे सीधे बयान आते हैं। नेताजी लोगों के बार बार बयान मिलेंगे उल्टे उल्टे। बहुत गर्मी हो रही है सर जी, साथी बहुत गर्मी हो रही है। आज तो स्टूडियो में भी वर्किंग मोड पे नहीं है, सब कुछ गेट वेट खोल रखे हैं यहाँ भी, और बहुत गर्मी सब जगह है, ठीक है। झेलना चाहिए मौसम, कोई दिक्कत, याद रहेंगे ये। आगे आते हैं। आज के बाद सत्रिया के कलाकार मैं आपसे पूछूंगा, मुझसे बेहतर आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, क्या बोलेंगे? कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कम बोल रिक्त स्थान, ये तुम पढ़ लो भाई, मैं बोर्ड पे नहीं बोल सकता। क्या बोलेंगे? कम बोल रिक्त स्थान क्या है? अपने आप सोच लो, नाटक मत कर। क्या बोलेंगे? नाटक मत कर। कम बोल रिक्त स्थान, क्या बोलेंगे भैया? रिक्त स्थान में ये आ जाएगा। तो कर्नाटक, कर्नाटक के अन्य डांस कौन कौन से हैं? क्या बोलेंगे? कम बोल, कम बोल आपका नाटक मत कर। डोल के आया है, डोलू कुनी था, डोल के आया है। बोलाक आट, क्या बोलेंगे? बोलाक आट होगा आपका। क्या बोलेंगे? बोलाक आट होगा भैया, ठीक है। बालकों के संग डोल के आया है, बालकों के संग नाग देख के आया, बालकों के संग नाटक मत कर। अब नाग मंडला हो गया आपका, वीर गासे हो गया। क्या बोलेंगे? वीर गासे। मैंने आपको बताया था नाटक कौन करता है, तो आप बोलेंगे भैया नाटक करता यक्ष, जो भूतों का नाटक करता है। भूता आराधना और यक्ष गान मैंने आपको बताए थे। थम्स अप कर दो जितने बच्चे देख रहे हो, तो मुझे ये विश्वास मिलेगा कि हाँ, मैं जीते जागते छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। झारखंड के साथ ही अगर बात करें हम झरने के, तो सोहराई डांस याद रखें, सिर्फ एक एक करके, ज्यादा पैनिक नहीं होना। केरल का बात करें, डबल टे बताया आपको। केरल की पहचान क्या बताई? डबल टे। ओट्टम थुलाल, डबल टी, अंग्रेजी वालों डबल टी। ओट्टम थुलाल आपका काली अट्टम। अट्टम किसकी पहचान है? डबल टे भैया आपका केरल की पहचान है। जैसे कथकली और मोहिनी अट्टम, अट्टम में क्या आता है? डबल टे आता है। बिहार की बात करें, बिहार का किसका हुआ? जाट और जटिन का ब्याह हुआ। चौधरी साहब और चौधराइन का ब्याह हुआ। जाट, जटिन और झिझिया।
क्या बोलेंगे? झिझिया। यहां पर याद रख लेना साथी, इया जो रूट वर्ड है इया, वो स्पेशली बिहार झारखंड वाले इलाके के लिए ही है, और एसएससी नजदीकी ऑप्शन नहीं देगा आपको, बिहार झारखंड में से कोई एक ऑप्शन देगा, क्योंकि ये कॉमन है वहां के। तो झिझिया से जैसे आपका साथी विदेशिया बन जाता है, जीजिया बन जाता है, आपका जीतिया बन जाता है, तो इया कभी भी आएगा आप पहली प्रायोरिटी किसे देंगे? बिहार को देंगे। किसको देंगे? बिहार को। अतिरिक्त उसके अतिरिक्त झारखंड का निर्माण वहां से हुआ तो झारखंड को देंगे। ओके, आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? हरिप्रिया नंबूदरी का संबंध किस डांस से है? तो कुचिपुड़ी से, ओडिसी से, भरतनाट्यम से या कथकली से? तो भैया हरिप्रिया क्या बोलेंगे? आपका हरि को प्रिय हैं आपका कथाएं, कली की कथाएं। क्या बोलोगे? हरि को क्या प्रिय हैं? कथकली। क्या बोलेंगे? कथकली। और कथकली के अन्य है आपका केसी पणिक्कर, नाम याद करेंगे। केसी पणिक्कर किस डांस से संबंधित है? कथकली से हैं। कलामंडलम गोपी, क्या बोलेंगे? कलामंडलम गोपी। एक तो कलामंडलम कल्याणी अम्मा कुट्टन बताऊंगा आपको, उनको वहां तरीके से याद करूंगा। अभी याद करो कला रूट वर्ड वो कली के लिए, कली, कली के लिए कला। जैसे साथी कथकली केरल का है तो कोट्टक्कल, क्या बोलेंगे? डबल टैप फिर से मैं आपसे बोलता हूँ, केरल की पहचान, कथकली की पहचान है कोट्टक्कल शिवरामन। कोट्टक्कल शिवरामन का संबंध किससे है? आपसे मैं पूछूं साथी, कलानियम बालकृष्ण का संबंध किससे है? कलानियम बालकृष्ण का संबंध किससे है? कलानियम बालकृष्ण का संबंध किससे है? तो कला रूट वर्ड किसके लिए है? कला फॉर कथकली, कली कली कला, याद रखना। कुचिपुड़ी का साथी वेमपति चिन्ना सत्यम को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? वेमपति, वेमपति चिन्ना सत्यम। क्या बोलेंगे? सत्य नहीं है ये बात की कच्ची पूड़ी खिलाई गई थी, जी भैया सत्य है। वेमपति चिन्ना सत्यम। ओडिसी का आए तो संयुक्ता पाणिगिरही। क्या बोलेंगे? संयुक्ता पाणिगिरही का संबंध किससे है? संयुक्ता पाणिगिरही का संबंध किससे है? और भरतनाट्यम की साथ ही बात करें, भारत में तो लीला बहुत चलती हैं, लीला और सैमसंग फोन भी बहुत चलता है, लीला और सैमसंग। आप देखो कितनी लीला भारत में होती है, कृष्ण लीला, राम लीला, सारी लीला भारत में होती हैं। तो क्या बोलेंगे? भरतनाट्यम। जैसे भरतनाट्यम से एक और है आपका वैजयंती माला। जयंती पे माला कहाँ पहनाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के थोड़ी पहनाते हैं, अपने प्यारे देश भारत में। हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा है साथी, ठीक है। लीला, सैमसन और आपका वैजयंती माला। रामनाथ वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? यानी कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो जुड़े हुए हैं? तो क्या कहेंगे भैया? मृदंगम से, बांसुरी से, सितार से या सरोद से? क्या बोलेंगे? रामनाद वी राघवन। राम ने ऐसा नाद किया कि सब दंग रह गए। राम ने कैसा नाद किया? राम जी ने ऐसा नाद किया कि सब दंग रह गए। ओहो, अब आनंद आ गया। सब दंग रह गए तो क्या हो गया? सबको अब आनंद, एवी आनंद। और ये आनंद सबको कहाँ आया? सब दंग क्यों रह गए? भाई पालघाट अय्यर घाट पर सबको अब आनंद आया। और दिन कौन सा था? गुरुवार का। गुरुवयूर दोराई। क्या बोलोगे? गुरुवयूर दोराई का संबंध किससे है? टीवी गोपाल कृष्णन, ठीक है। गोपाल कृष्ण जी को टीवी देख के आनंद आया, टीवी गोपाल कृष्णन। और उमियालपुरम, क्या बोलेंगे? उमियालापुरम के शिवरामन। उमियालपुरम के शिवरामन का संबंध भी किससे है? शिवरामन का संबंध है भैया आपका किससे? क्या बोलेंगे? मृदंगम से संबंध है। अब आते हैं बांसुरी। बांसुरी पर क्या क्या बता रखे भैया? बांसुरी पे पहला नाम याद रखो, चौरसिया। कौन? चौरसिया। आपका एक तो राकेश चौरसिया, इसी बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, किसी भी एग्जाम में पूछे देखना क्वेश्चन और मेरे पास तब भेजना। राकेश चौरसिया इस बार ग्रैमी अवार्ड मिला, तो प्रश्न मिलेगा ग्रैमी अवार्ड 2024 पाने वाले आपका बांसुरी वादक कौन है? राकेश चौरसिया होंगे। चौरसिया रूट वर्ड से ही दूसरा नाम आता है हरि प्रसाद चौरसिया। कौन? हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध आपका बांसुरी से है, बांसुरी से है। सितार से पूछे एक नाम याद रखेंगे, संजय बंदोपाध्याय। क्या बोलेंगे? संजय बंदोपाध्याय का संबंध किससे है? वो सितार से है। और सरोद से मैं आपसे पूछूंगा, जरा बताओ सरोद से क्या क्या नाम मैंने आपको बताए थे साथी? तो आप कहेंगे भैया आपने बताया था सबसे बड़ा नाम अमजद अली खान।
सरोद सम्राट है वो। कौन है? सरोद सम्राट। उनके बेटों के नाम आप बताएं तो आप कहेंगे भैया आपने बताए थे अमान अली, अयान अली नोबेल पुरस्कार 2014 के कॉन्सर्ट में गए थे। तो आपका सरोद में नाम और याद रखेंगे कौन? एक नाम और जोड़ते हैं आज, हाफिज अली खान। भाई कोई रो दिया, कोई रो दिया, सरोद में क्या आता है? रो दिया कोई, तो उससे क्या बोलेंगे भाई? भाई अली हाफिज, क्या बोलेंगे? हाफिज तुझको जो है क्या बोलेंगे? बोलते ना जैसे कि हाफिज किस लिए बोलते हैं? किसी को सेफ रखने के लिए, कि सब हाफिज रहेगा, तू रो दिया क्यों? रो मत तू, सब हाफिज रहेगा। लिथोई चनम्बम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? लिथोई चनम्बम बताइए एक बार। क्रिकेट से हैं, जूडो से हैं, शतरंज से या बैडमिंटन से? साथ ही लिथोई चनम्बम बहुत चर्चित रही जब 2022 में इन्होंने विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीती। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी। जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय, तो हमारे लिए गर्व की बात तो है ही, जीतने वाली पहली भारतीय। क्या बोलेंगे? पहली भारतीय। इन्हीं प्रश्नों को एसएससी ढूंढ के लेके आता है। क्या बोलेंगे? आपका जूडो में किससे संबंधित है? ये जूडो से संबंधित है। तो जूडो के साथ ही मुझे बताओ जूडो का संबंध किस देश से है? तो जूडो जो खेल है ये जापान का मार्शल आर्ट है। क्या है? जापान मार्शल आर्ट ये आपका है। जापान मार्शल आर्ट ये है, जापान का मार्शल आर्ट है। और साथ ही अगर जूडो के मैं अदर प्लेयर आपको बताऊं अन्य कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो क्या बोलेंगे? अदर प्लेयर्स में नाम आएगा भैया, एक तो आपका थोदाम कल्पना देवी। कल्पना देवी बड़ी खिलाड़ी हैं देश की, याद रखना। थोदाम कल्पना देवी का संबंध किससे है? जूडो से है। दूसरा नाम पूछेगा सुशीला देवी का। किसका? सुशीला देवी। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप देखोगे खिलाड़ियों के नाम बहुत पूछता है। लिकम बम, तो बम रूट वर्ड जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है? जूडो के लिए आ रहा है। गरिमा चौधरी का संबंध किससे है? तो आपका साथी जूडो से है। ठीक है। चौथा आपका नाम याद रखेंगे के टोम्बी देवी। तो ये देवी जो हैं के टोम्बी देवी और कल्पना देवी दोनों जूडो से हैं। गरिमा चौधरी साथी आपका जूडो से हैं। और जैसा नाम आया लिथोई चनम्बम, और बम रूट वर्ड आया कहाँ पर? आपका सुशीला देवी लिकम्बम। ये भी किससे जुड़ी हुई हैं? आपका जूडो से जुड़ी हुई हैं। क्या बोलेंगे? जूडो से जुड़ी हुई हैं। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? आंसर करेंगे। मैं कुछ साथियों को देखता हूं वो उत्तर के अतिरिक्त कुछ बातें करते रहते हैं। भाई 40 दिन हमारे पास उतना समय नहीं है कि अतिरिक्त बातों को हम करें। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत हमको मिलकर करनी है ताकि हमको बार बार मेहनत ना करनी पड़े। एक दिवसीय क्रिकेट के एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? एक दिवसीय बोले तो वनडे। मुझे बताओ वनडे जो इंटरनेशनल मैच होता है वो कितने ओवर का होता है? तो कितने ओवर फेंक सकता है? एक गेंदबाज 10 ओवर फेंक सकता है। और साथ ही T20 में एक गेंदबाज कितने फेंक सकता है? मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है। मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है। ठीक है, 20 ओवर में से। तो आप समझ गए बटे 5 का नियम है। बटे 5 का नियम मतलब 20 ओवर का मैच है तो एक खिलाड़ी 4 ओवर, 50 ओवर का मैच है तो एक खिलाड़ी 10 ओवर फेंकेगा। ठीक है, मुझे बताओ टेस्ट मैच जो होता है वो कितने दिन का होता है? टेस्ट मैच, तो टेस्ट मैच आप कहेंगे भैया ये 5 दिन का होता है। तो एक दिन में कितने ओवर फेंके जाते हैं यहाँ पर? एक दिन में साथी आपका एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं। तो इसमें मुझे बताएं कि एक खिलाड़ी कितने ओवर फेंक सकता है? तो यहाँ क्या बटे 5 चलता है? तो 90 बटे 5 अर्थात भैया यहाँ तो एक खिलाड़ी 18 ओवर फिर फेंक देता होगा। नहीं, टेस्ट में ये नियम लागू नहीं होता है। एक बॉलर जितने चाहे उतने ओवर फेंक सकता है, लेकिन खिलाड़ी को रेस्ट दिया जाता रहता है। यहाँ पर एक लिमिट है साथी कि 15 ओवर 1 घंटे में फेंक जाने चाहिए, 15 ओवर प्रति घंटा। तो टेस्ट के लिए क्या नियम है? वहां पर कोई भी बॉलिंग करे बस नियम है कि 1 घंटे में 15 ओवर फेंके जाने चाहिए। अच्छा, फिर बात आती है साथी पावर प्ले की। मुझे बताओ पावर प्ले का मतलब समझते हैं? थम्स अप करें। जो नहीं जानते हैं वो जाने कि ये क्रिकेट का ग्राउंड है, ये साथी पिच है। कुछ खिलाड़ी 30 गज के घेरे में रहेंगे और इससे बाहर कुछ ही खिलाड़ी रहते हैं, तो ये पावर प्ले है। पावर प्ले T20 के लिए कितना होता है? T20 के लिए शुरुआत के 6 ओवर होता है। 6 ओवर स्टार्टिंग के, कौन से?
6 ओवर स्टार्टिंग के पावर प्ले होता है T20 में, और साथ ही 50 ओवर का अगर मैच है तो पावर प्ले कितनी देर का होगा बताइए फटाफट से। पावर प्ले जो होता है वो 10 ओवर का होता है। कितने का होता है? पावर प्ले 10 ओवर का होता है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और बात बताऊं कि वनडे इंटरनेशनल मैच जो है साथी वो 50 ओवर के होते हैं, लेकिन वो हमेशा से 50 ओवर नहीं थे। पहले कितने ओवर के होते थे बताएंगे? 50 जो है ये आपका, क्या याद रखेंगे? ये बात याद रख लेना साथी कि वनडे इंटरनेशनल जो है 50 ओवर के 1987 से हुए, 1987 से हुए। अच्छा भैया, इससे पहले कितने ओवर के होते थे? इससे पहले 60 ओवर के होते थे। एक बात और याद रख लेना, DLS डकवर्थ लुईस जो नियम है, डकवर्थ लुईस नियम कब लगता है बताएं? डकवर्थ लुईस नियम क्रिकेट से संबंधित है। ये साथी आपका 1997 से आया। कब से आया? 1997 से आया, याद रखेंगे। तो डकवर्थ लुईस नियम ये होता है कि मैच के दौरान यदि मैच में कोई बाधा आ गई, कोई बारिश आदि आ गई, तो दूसरी टीम को क्या स्कोर दिया जाएगा ये डिसाइड होगा डकवर्थ लुईस से। तो 50 ओवर का मैच 1987 से, और डकवर्थ लुईस 10 साल बाद यानी 1997 से आया है, 1997 से आया है, गलती नहीं करेंगे। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप बोलेंगे जी। डेविस कप जिसको हम आपका टेनिस का विश्व कप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेनिस का वर्ल्ड कप किसको कहा जाता है? टेनिस का विश्व कप इसको कहा जाता है। टेनिस का विश्व कप तो किससे संबंधित हो गया? डेविस कप का संबंध हो गया टेनिस से साथी। अब मैं आपसे बात करूं, क्या बोलेंगे? पहला डेविस कप कब खेला गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला डेविस कप कब खेला गया? तो आप बोलेंगे 1900 में खेला गया, वर्ष 1900 में। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, सर्वाधिक बार किस देश ने डेविस कप को जीता है? सर्वाधिक बार विजेता कौन है इसका? कौन विनर रहा है जिसने सबसे ज्यादा जीता है? तो आप बोलेंगे यूएसए ने इसको 32 बार जीता है। कितने टाइम? 32 टाइम्स इसको जीता है। तीसरा प्रश्न है मेरा, 2023 में विजेता कौन रहा था डेविस कप का? 2023 में विजेता कौन रहा था? तो आप बोलेंगे इसमें इटली रहा था, और इटली ने इसको दूसरी बार जीता था। इटली ने साथी इसको क्या बोलेंगे? दूसरी बार जीता था। 2024 में डेविस कप कहां पर होगा बताएंगे? क्या बोलेंगे? चौथा प्रश्न है हमारा, 2024 डेविस कप कहां पर होगा आपका? 2024 का डेविस कप साथी आपका स्पेन में होगा। कहां पर होगा? स्पेन में इसका आयोजन होगा। मुझे बताएं, भारत ने डेविस कप कितनी बार जीता है? भारत ने डेविस कप कितनी बार जीता है? तो क्या बोलेंगे? भारत 3 बार उपविजेता रहा है, यानी रनर अप तो रहे हैं हम, लेकिन हम कभी भी इसको जीत नहीं पाए। पहली बार उपविजेता हम रहे थे 1966 में, फिर 74 में रहे थे एक बार, और 1989 शायद। तो भारत 3 ही बार इसका उपविजेता रहा है। टेबल टेनिस से संबंधित कोई एक कप बताओ। टेबल टेनिस बोलते टीटी। तू ज्यादा टीटी बन रहा है, तू ज्यादा टीटी बन रहा है, जरा कार का बिल आ जाने दे। कारबिलान, क्या बोलोगे? कारबिलान, कार का बिल आ जान दे। कारबिलान कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से साथी एक कप बताएं। एशिया कप आज मैं आपको याद कराता हूं, सिर्फ एक कप, एशिया कप, ठीक है, एशिया कप। और बास्केटबॉल से साथी याद रख लेना, बास्केट में हम क्या रखते हैं? वी लहसुन रखते हैं बास्केट में। घर में रहते हैं ना लहसुन प्याज, घर में लहसुन प्याज रहते हैं, वी लहसुन रखते हैं किसमें? बास्केट में रखते हैं। किसमें रखते हैं भैया? बास्केट में भी लहसुन रखते हैं, ठीक है। आगे आएंगे दोस्त। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, क्या बोलेंगे? किसके द्वारा लिखी गई है? क्या बोलेंगे? जिया पिंगवा, डैन ब्राउन, अरुंधति रॉय या सुनीता नारायण? क्या बोलेंगे? सुनीता नारायण। फटाफट से बताएंगे। तो किसने लिखी है भैया? अरुंधति रॉय ने लिखी है। कौन है? AR अरुंधति रॉय ने लिखी। अरुंधति रॉय SSC की बहुत फेवरेट लेखिका हैं साथी। इनकी पहली चर्चित किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बार बार पूछी जाती है, और याद रखना ये फेवरेट राइटर मीन्स फेवरेट राइटर। क्या बोलेंगे? दूसरा इनका आज़ादी पुस्तक है, किसकी है? अरुंधति रॉय की पुस्तक है। तीसरा साथी आपसे द कोस्ट ऑफ लिविंग, क्या बोलेंगे? द कोस्ट ऑफ लिविंग
किसकी पुस्तक है? द कॉस्ट ऑफ लिविंग ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। और द एंड ऑफ इमेजिनेशन किसकी है? द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन ये किसकी बुक है? अरुंधति रॉय की बुक है। कैपिटलिज्म किसकी बुक है? क्या बोलेंगे? कैपिटलिज्म बुक किसकी है? अरुंधति रॉय की है। और छठा, लिसनिंग टू द, क्या बोलेंगे, सॉरी, लिसनिंग टू द ग्रास होफर्स, क्या बोलेंगे? लिसनिंग, टिड्डे को बोलते हैं ग्रास होपर। लिसनिंग टू ग्रास होपर्स, क्या बोलेंगे? लिसनिंग टू ग्रास होपर्स, क्या बोलेंगे? लिसनिंग टू ग्रास होपर्स। बोले आपसे आज़ादी पूछे, द एंड ऑफ इमेजिनेशन पूछे, कैपिटलिज्म पूछे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पूछे, और द आपका मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसकी पुस्तकें हैं साथी? आपका अरुंधति रॉय की। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पहले तो मैं जानना चाहूँगा किस स्टेट का है, मुझे बताएं। सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है साथी, वो किस राज्य की है? तो क्या बोलेंगे? सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता जो है दर्ज की गई वो लक्षद्वीप की दर्ज की गई। किसकी? लक्षद्वीप की दर्ज की गई, जो कि लगभग 91.8% है। कितनी? 91.8% है। तो मुझे बताओ सबसे कम यूटी भी आपको पता होना चाहिए। सबसे कम यूटी में क्या बोलोगे? साक्षरता किसकी रही? सबसे कम तो हम बोलेंगे दादरा की रही साथी, आपका दादरा नागर हवेली की रही। वो कितने प्रतिशत रही भैया दादरा नागर की? वो लगभग 76.2% रही। कितनी? 76.2% रही। जनगणना का ऑपरेशन हम धीरे धीरे करते रहेंगे, और पहले भी साथी अपनी जनगणना की कक्षाओं से प्रश्न बाहर नहीं आया, फिर नहीं आएगा। तो क्या बोलेंगे? जो साथी, अगर हम बात करते हैं जनगणना, मुझे बताओ पहली बार अनियमित जो जनगणना हुई, पहली बार जो इर्रेगुलर सेंसस हुआ वो कब हुआ था? सारे दोस्त बताएंगे। पहली बार भैया 1872 में क्या हुई? इर्रेगुलर हुई, आपका अनियमित हुई। क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर हुई आपका मेयो के टाइम पर हुई, मेयो के समय हुई। पहली रेगुलर सेंसस कब हुई? 1881 में। किसके टाइम पर, ये आपको बताना है। पहली साथी नियमित जनगणना किसके समय पर हुई? तो क्या बोलेंगे? सारे के सारे साथियों का आंसर आना चाहिए। वह था साथी आपका वायसराय, जो 1880 से 84 तक था। तो बहुत बढ़िया आंसर आए, रिपन के टाइम पर। रिपन के टाइम पर हुई। जो लोग लिटन लिख रहे हैं, लिटन याद रखना 1876 से 80 तक है लिटन, गलती कर दोगे साथी। यहाँ पर आते हैं हम, आप 2011 का जो जनगणना हुआ, ये कौन से नंबर की जनगणना थी बताएं? 2011 का जो सेंसस था वो साथी आपकी 15वीं जनगणना थी, और साथ में ये स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंस इंडिया की साथी ये आपका 7वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 7वीं। तो मुझे बताओ आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? यानी कि अगर मैं बात करूं आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? क्या बोलेंगे? आपका आज़ाद भारत की जो पहली सेंसस हुई साथी, वो कब हुई थी? तो पहली सेंसस हुई है आपका 1951 में, तो उसी से बनेगी ये 7वीं। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ मैं, 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 में जो साथी आपका सेंसस कमिश्नर थे, C4 सेंसस और कमिश्नर, ठीक है, सेंसस कमिश्नर थे, वो कौन थे? आपका C चंद्रमौली थे। कौन थे? C चंद्रमौली थे साथी आपका। आपसे क्वेश्चन पूछे 2011 में क्या स्लोगन रहा था? क्या स्लोगन रहा 2011 का? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अवर सेंसस लिखना, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या बोलेंगे? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अरे लिख सकते हो ना भाई, अवर OUR सेंसस में लिख चुका बोर्ड पर, OUR, और फ्यूचर की स्पेलिंग आपको आती होगी, ये मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से। ठीक है, अब क्वेश्चन आया था हमारा साथी यहाँ पर कि सबसे कम साक्षरता यूटी में। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा साक्षरता किस स्टेट की है? सबसे ज़्यादा साक्षर, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है, सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है,
वो किस स्टेट का है? तो क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा साक्षरता भैया केरल की है। लगभग कितने प्रतिशत है भैया मैं आपसे बोलूं तो आप कहेंगे 94.1% पर है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता स्टेट में किसकी है? ये यूटी थे। सबसे कम साक्षरता आपका साथी अगर राज्य की बात करें तो बिहार आएगा 61.8% के साथ में। किसके? 61.8% के साथ में आएगा। कभी गलती नहीं करनी है, नेवर, होनी ही नहीं चाहिए। कॉमन चीजें इसके अगले स्टेप पर फिर बढ़ेंगे तब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पर। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद किस तिथि को पारित किया? किस तिथि को पारित किया? सबसे पहले तो मुझे बताइए सिटीजनशिप एक्ट यानी कि नागरिकता अधिनियम कब आया था? नागरिकता अधिनियम साथी कब आया था? नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट आपका कब आया था? तो हम बोलेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 का है। कब का है? 1955 का है। अभी 95 में लिख देते हैं, ऐसी गलती कभी भी हो रियली सॉरी। 1955 का है। और नागरिकता संशोधन, तो संशोधन होके वो कब आया साथी? आपका 11 दिसंबर 2019 को क्या पारित हुआ? कहां पर पारित हुआ था? ये राज्यसभा में पारित हुआ था। 9 दिसंबर को साथी लोकसभा में पारित हुआ था। और पूछे इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 12 दिसंबर को। क्या बोलेंगे? 12 दिसंबर 2019 को मिली थी। और ये लागू हुआ था साथी आपका 10 जनवरी 2020 को। क्या बोलेंगे? 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप की, नागरिकता की। मैंने आपको बताया था संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, जरा बताएं। और साथ ही ये भी बताना है कि कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक उसके अंतर्गत आते हैं। या मैं आपसे पूछूं नागरिकता के लिए अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 अर्थात कुल 7 अनुच्छेद हैं। आप गिनती करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो कुल 7 अनुच्छेद हैं साथी जो नागरिकता के लिए हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है। कितने अनुच्छेद है नागरिकता के लिए? तो बोलेंगे कुल आपका 7 अनुच्छेद है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता जो उसकी सिटीजनशिप है उसको खो देगा। क्या बोलेंगे? वो उससे लूज हो जाएगी। कब? भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, यानी वो रिनाउंस कर दे उसको। तो एक तरीका तो क्या होता है? रिनाउंसिएशन, अर्थात वो उसको क्या कर दे साथी? रिनाउंस कर दे। रिनाउंस का मतलब खुद ही उसको त्याग दे। इसी को हम बोलते हैं स्वैच्छिक त्याग, यानी अपनी इच्छा से वो क्या कर देता है? उसको त्याग देता है। क्या ये तरीका है? जी भैया, ये पहला तरीका है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, क्या ऐसे भी नागरिकता छूट जाएगी? जी हाँ, टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? टर्मिनेशन हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है जरा बताएं। तो आप कहेंगे भैया हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने आपका ब्रिटेन से लिया है। तीसरा तरीका साथी किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करे? नहीं जी। सरकार की आलोचना करे? नहीं जी। तो क्या बोलेंगे? केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 ठीक होंगे, केवल 1 और 2। अब मुझे आप बताओ कि नागरिकता खोने के कुल कितने तरीके हैं? तो नागरिकता खोने का एक तरीका स्वैच्छिक त्याग हो गया, एक रिनाउंस हो गया उसने आपका साथी, एक हो गया आपको उसने अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो हमारे यहाँ की नागरिकता खो देगा। और तीसरा क्या होगा साथी आपका? दूसरा तो मैंने बता दिया टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा होता है डिप्राइवेशन, यानी कि आपका क्या होगा साथी? इसमें डिप्राइवेशन यानी कि सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाएगा। क्या बोलेंगे? सरकार द्वारा वंचित कर दिए जाने पर भी। तो 3 तरह से कुल कितने तरीके हैं नागरिकता खोने के? तो आपको पता होना चाहिए 3 तरीके हैं। क्या बोलेंगे भैया? 3 तरीके हैं नागरिकता को खोने के। तो मैं आपसे पूछूंगा फिर मुझे बताओ नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? नागरिकता को प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? तब आपका आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, राव साहब का उत्तर आ रहा था 5 तरीके से ले सकते हैं। देश में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में सक्षम है? यानी कि साथी जो कंडीशंस होंगी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की, तो उसके लिए कौन लायबल है, कौन उत्तरदायी है? तो क्या बोलेंगे? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभाएं इकट्ठे रूप से, या फिर संसद होगी, या फिर पार्लियामेंट होगी। तो क्या बोलेंगे? यहां पर आंसर आएगा भैया ये अधिकार दिए गए हैं संसद को, और अनुच्छेद 11 के अनुसार, आर्टिकल 11 के तहत। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 11 के तहत ये अधिकार दिए गए हैं।
अब मैं आपसे पूछूंगा नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके कौन कौन से हैं। सिटीजनशिप को साथी आप एक्वायर करते हैं तो नागरिकता जो आप प्राप्त करने हैं उसके तरीके कितने हैं? आप लोगों ने मुझे बताया 5 तरीके हैं भैया। कितने? खोने के 3 तरीके, प्राप्त करने के 5 तरीके, जिनमें पहला तरीका क्या है? जन्म द्वारा, यानी कि बाय बर्थ। क्या? जन्म से नागरिकता मिले। एक दूसरा साथी आपका वंश के द्वारा। किसके द्वारा? वंश के द्वारा, बाय डेसेंट आपको ये मिले, वंश के द्वारा मिले। तीसरा तरीका है साथी आपका पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? आप रजिस्टर इसके लिए कराएं, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी आपको नागरिकता मिल सकती है। चौथा तरीका है साथी आपका नेचुरलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? नेचुरलाइजेशन। इसको हम बोलेंगे प्राकृतिकरण। क्या बोलेंगे? प्राकृतिकरण इसको हम बोलेंगे, अर्थात नेचुरलाइजेशन इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरलाइजेशन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, नेचुरलाइजेशन। और पांचवा तरीका है साथी आपका किसी क्षेत्र का समावेश करके, जैसे कि कोई हिस्सा भारत ने अपनी तरफ मिला लिया तो वहां के नागरिक भी भारतीय नागरिक हो जाएंगे। समझ गए? क्षेत्र का समावेश यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी ये भी एक तरीका है। क्या बोलोगे? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी ये भी क्या है साथी? एक नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है। तो कुल तरीके कितने? 5 होंगे, कभी गलती नहीं करनी। आगे आएंगे। एक क्या है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की हमारे यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, या फिर राज्य की एकल नागरिकता है यानी सिंगल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट, यानी राज्यों की अलग अलग नागरिकता है। ठीक है, या फिर साथी आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो क्या बोलेंगे? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। और किस देश से हमने इसको लिया है बताएं जरा। मैंने आपको बताया था किस देश से हमने इसको लिया है, तो आप कहेंगे भैया इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, पहले बताएं। मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आएंगे या किस भाग में आएंगे। तो फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। ये किस में आते हैं साथी? संविधान के पार्ट 3 में आते हैं, भाग 3 में आते हैं। और अनुच्छेद 12 से 35 किसके लिए है? वो मौलिक अधिकारों के लिए है। ठीक है, अब पूछ रहा है कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समता, ये आर्टिकल 14 है। क्या ये विदेशियों को प्राप्त है? ऐसा नहीं पूछा उसने पूछा विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये क्या बोलेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता साथी ये किस में है आपका? बोलेंगे ये कौन सा अनुच्छेद है? ये आर्टिकल 21 है आपका। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात आर्टिकल 23 और 24। तो कौन सा आपका विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे याद रखें? इसमें आप याद रख लो ऐसे अधिकार जो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। सिर्फ भारतीयों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं साथी? सिर्फ भारतीयों के लिए अगर आपसे पूछे, सिर्फ जो भारतीयों के लिए हैं, ओनली फॉर इंडियंस। ठीक है, वो आप चुन सकते हैं। ओनली फॉर इंडियंस आपका आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। तो क्या बोलेंगे? इसमें से कोई सा भी आपको कभी ऑप्शन में मिलेगा तो आप कहेंगे वो विदेशियों के लिए नहीं है, ओनली इंडियंस के लिए है। क्या बोलेंगे? 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ इंडियंस के लिए। बाकी क्या है? वो दोनों के लिए हैं। बाकी क्या है? वो दोनों के लिए हैं। आगे आएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच है जो सही नहीं है साथी? क्या कहेंगे? विधि के समक्ष समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 एकदम ठीक है। कभी भी आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोक नियोजन आएगा, तो उस पर आपका जो अपॉर्चुनिटी है यानी फॉर्म आएंगे किसी एग्जाम के लिए, तो आप सब अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या बोलेंगे? जी भैया कर सकते हैं। तो आर्टिकल आपका 16 आएगा। अस्पृश्यता का अंत साथी ये आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये बताया गया है। जी हाँ। शिक्षा का अधिकार क्या आर्टिकल 18 में है? नहीं जी, शिक्षा का अधिकार तो भैया आर्टिकल 21A में बताया गया है। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 21A में बताया गया है। और फिर आर्टिकल 18 में क्या है मित्र? आर्टिकल 18 में तो भैया क्या बोलेंगे? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधियों का अंत है। क्या बताया गया है? उपाधियों का अंत। तो 14 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, बचता है 15। मुझे बताएं आर्टिकल 15 में क्या है?
आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है धर्म, कोई व्यक्ति किस धर्म का है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, धर्म उसका क्या वंश है, वो स्त्री है कि पुरुष है, उसकी कौन सी जाति है, इसके आधार पर आप क्या बोलेंगे, इसके आधार पर कोई भेद नहीं कर सकते। ये भारत का संविधान कहता है, आपको किसी को ऊंचा नीचा कमतर नहीं समझना है। आर्टिकल 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया साथी आपका आर्टिकल 18। आर्टिकल 20 आप मुझे बताओ, 19 भी हम अभी जिक्र कर चुके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 बताएंगे आप मुझे, आर्टिकल 22 बताएंगे, कौन कौन जानते हैं? तो आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के लिए दो सिद्धि, क्या बोलेंगे? अपराधों के लिए दो सिद्धि में संरक्षण। अपराधों के लिए जो दो सिद्धि है साथी, अपराधों के लिए दो सिद्धि में संरक्षण, ये बात बताई गई है। अर्थात ये क्या हो गया आपका? अपराधों के लिए यानी कि आपका कन्विक्शन इन ऑफेंस, क्या बोलेंगे? कन्विक्शन इन ऑफेंस, ये प्रोटेक्शन बताया गया है। प्रोटेक्शन इन, क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस ये किस में बताया गया है साथी आपका? ये बताया गया है 20 में, ठीक है, ऑफेंस। और आर्टिकल 22 में साथी क्या बताया गया है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण से क्या मतलब है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण, यानी कि आपकी गिरफ्तारी के लिए भी आपको संरक्षण मिलेगा। तो ये क्या है आपका? प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेन, क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेन, प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेन, किसी को नजरबंद आदि भी रखा जाए उसके लिए भी क्या है? संरक्षण बताया गया है। ओके, आगे गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति में, क्या बोलेंगे? मनुस्मृति में मिलता है। तो किस में मिलेगा साथी बताएंगे? तो गायत्री मंत्र जो है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद क्या है साथी? सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? सबसे पुराना है। और अथर्ववेद क्या है? वो सबसे नया है। वो क्या है? सबसे नया वेद कौन सा है? संबंध में इनके आपको बता चुका। और अगर गायत्री मंत्र की हम बात करें, गायत्री मंत्र की साथी अगर हम बात करते हैं, तो गायत्री मंत्र जो है आपका, उसके रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र क्या बोलोगे? उसके रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र हैं। क्या बोलेंगे? विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र याद होता मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये गायत्री मंत्र की जो लिपि है, किस लिपि में उसको लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि, समझते हैं? लिपि मतलब यानी आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो लिपि होती है उसको लिखा जाता है। जैसे हर भाषा की लिपि होती है, हिंदी की अपनी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी आप लिखते हैं ABC, ये रोमन लिपि है, पंजाबी आप लिखते हैं वो गुरुमुखी लिपि है। जैसे उर्दू भाषा आदि को लिखा जाता आपका अरबी को लिखा जाता है जैसे आपका साथी, उसके लिए उर्दू का इस्तेमाल होता है आपका, उर्दू भाषा के लिए अरबी लिपि का इस्तेमाल होता है, सॉरी। तो लिपि हो गई आपका ब्राह्मी। और ये किसके लिए है साथी? आपका सूर्य देवता को समर्पित है। क्या बोलेंगे? डिवोटेड टू सन, सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? सूर्य देवता को साथी डिवोटेड है, समर्पित है आपका। और किस मंडल में है ये? तीसरे मंडल में है। मुझे बताओ ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं साथी? मैंने आपको अभी बताया कल की कक्षा में ही या परसों की में, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो आप कहेंगे भैया उसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऋग्वेद में ही विष्णु जी का उल्लेख है। विष्णु जी का उल्लेख ये किस वेद में है? विष्णु जी का उल्लेख आप कहेंगे भैया वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल कहा जाता है? क्या बोलेंगे? ऋग्वेद के कौन से मंडल है जिनको आपका क्या बोलेंगे 2 से 7 तक, इनको वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक मंत्र हैं वो किस देवता को हैं? ऋग्वेद में सर्वाधिक जो मंत्र, क्योंकि इसमें पूजा विधि बताई गई है तो देवताओं का ही वर्णन है, तो किस देवता को है? अग्नि देवता को समर्पित है, ठीक है, अग्नि देवता को। और वेद जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? ऋग्वेद को पढ़ने वाला उसको क्या बोलते हैं? ऋग्वेद की रचना पढ़ने वाला, जो पढ़ता था ऋग्वेद की रचनाओं को क्या बोलेंगे? स्टोरी टेलर ऑफ ऋग्वेद, पढ़ने वाले को हम बोलते थे होत्र। क्या बोलेंगे? होत्र। वर्ण शब्द का प्रयोग क्या बोलेंगे?
वर्ण अर्थात जिसको हम जाति बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं, वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया है? तो ऋग्वेद में। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं वेदों ने तो जाति को जन्म दिया, लेकिन ऋग्वेद वर्ण को कहता है। वो जाति जन्म के आधार पर नहीं बताता, वो बताता है जाति किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। जो शिक्षा लेने देने का काम करे वो ब्राह्मण, चाहे किसी भी जाति के हो, जो रक्षा कर पाए राष्ट्र की, कबीले की, अपने लोगों की, अपने इस देश की, वो सब क्षत्रिय हैं। जो व्यापार का काम करे वो वैश्य हैं, और जो अपने काम का चुनाव करे वो शूद्र हैं। तो ये सारी परिभाषाएं और जाति बदलती रहती थी। जैसे कोई ब्राह्मण यदि कभी रक्षा आदि के कार्य, किसी सेना का चुनाव कर लेता तो वो क्षत्रिय हो जाता। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण का कार्य चुन लेता, क्षत्रिय यदि पढ़ाने का काम कर लेता तो वो ब्राह्मण हो जाता। शूद्र यदि शिक्षक बन जाता तो वह ब्राह्मण हो जाता। तो वहां पर क्या था? आपका कन्वर्जन भी था। किसके आधार पर था? सारे बोले तो हम बोलेंगे भैया कर्म के आधार पर था, जाति के आधार पर कभी ना था। जाति के आधार पर तो हम मनुष्यों ने उसको बना लिया। आगे आए, उद्दालक आरुणी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? एक उद्दालक आरुणी हुए और उनके बेटे हुए श्वेतकेतु। आरुणी आपने पढ़ा होगा साथी, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा था। आरुणी अपने गुरु के वचनों का इतना पालन करते थे कि जब ऋषि आश्रम में ये रह रहे थे तो उनको एक फसल में पानी जाने के लिए देखने की जिम्मेदारी आरुणी को दे दी गई। तो आरुणी जब मिट्टी से उस बहते हुए पानी को ना रोक पाए तो पूरी रात खुद लेटे रहे, क्योंकि उनके गुरु का ये आदेश था। तो ऐसे आरुणी थे। उर्जी आरुणी, क्योंकि बाद में वो आपका ब्रह्म ज्ञानी हुए, उन्हीं के बेटे हैं श्वेतकेतु। तो उन दोनों के बीच ब्रह्म को लेकर के जो चर्चा हुई वो किस उपनिषद में है? तो क्या बोलेंगे? वो भैया हमारा छांदोग्य उपनिषद में है। किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मुझे बताओ उपनिषद कुल कितने मैंने आपको बताए थे? उपनिषद बोलते हैं साथी आपका उप माने आ, और निषद मतलब निकट बैठकर। गुरु के निकट बैठकर जो भी आप सीखते हैं वो उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कितनी है साथी आपका? तो 108 है। उपनिषदों में ही साथी क्या बताया गया है? 4 पुरुषार्थ। आपसे पूछे हमारे वैदिक जीवन में कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं? 4 पावर्स बताई गई। आपका धर्म, ठीक है, अर्थ, एक साथी आपका काम, और एक बताया गया आपका मुक्ति अर्थात मोक्ष को। किसको? मोक्ष को बताया गया। आपसे पूछे साथी जैसे आपका एक पूछेगा आपसे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते को किससे लिया गया है? यानी सत्य की ही सदा विजय होती है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो हम कहेंगे मुंडक उपनिषद से। किससे? ये मुंडक उपनिषद से साथी लिया गया है। आपसे कभी भी पूछे यम नचिकेता, यमराज से नचिकेता ने जीवन और मृत्यु के बारे में जो सवाल जवाब किए, वो संवाद कहाँ पर मिलता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? ये कठ उपनिषद में मिलता है। किसमें? कठ उपनिषद में ये मिलता है। अब बात आती है जो हमारा क्वेश्चन था, छांदोग्य उपनिषद। ये एक महान उपनिषद है साथी, ये एक महान उपनिषद है। इसके बारे में बताने से पहले आपको कुछ बताऊंगा। कितने उपनिषद हैं? 108 है। मुझे पहले बताओ सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा जो उपनिषद है साथी वो कौन सा है? तो आप बोलेंगे वो वृहदारण्यक है। क्या बोलेंगे? वृहदारण्यक है। आरण्यक बोले तो जंगल। वृहदारण्यक उपनिषद है। क्या है? वृहद आरण्यक उपनिषद है। क्या बोलेंगे? वृहद आरण्यक उपनिषद है, वृहदारण्यक। और मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा उपनिषद साथी कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो आप बोलेंगे मांड्यूक्योपनिषद है। क्या बोलेंगे? मांड्यूक्योपनिषद है, अर्थात मांड्यूक्योपनिषद, MANDUKYOPNISHAD होगा, मांड्यूक्योपनिषद। अब छांदोग्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा देखना बड़े ध्यान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। छांदोग्य से पूछता है महावीर स्वामी का सिद्धांत है जियो और जीने दो। जानते हैं? थम्स अप करें। बोलते हैं महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है, पूछता है क्या सिद्धांत है, क्या नारा उन्होंने दिया? जियो और जीने दो। क्या बोलेंगे? जियो और जीने दो। ठीक है, जियो और जीने दो। ये कहाँ से लिया गया है? ये महावीर स्वामी ने छांदोग्य उपनिषद से लिया। साथ ही अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद आदिगुरु शंकराचार्य जी का है।
उनका जो साथी अद्वैतवाद का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? तो आप बोलेंगे अद्वैतवाद का सिद्धांत भैया आपका छांदोग्य से लिया गया है। आपसे पूछे बुद्ध के 4 आर्य सत्य, बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं, महात्मा बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य लिए वो छांदोग्य उपनिषद से लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने भी कहाँ से, क्योंकि सब लोगों के पास ज्ञान का आधार तो वही था। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य जानते, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण भी है, और दुख का निराकरण अष्टांगिक मार्ग है। यानी बुद्ध कहते थे आप भी समझना, और वो कहाँ लिखा हुआ है? छांदोग्य उपनिषद इस बात को कहता है कि दुनिया में दुख है, उसका एक रीजन होता है, और रीजन क्या है उसका? तो रीजन है तो फिर कारण अगर है तो सॉल्यूशन भी होगा। आप लोग हमेशा समझ जाना साथी, कभी भी विपत्ति यदि पैदा होती है तो उसका सॉल्यूशन उसके साथ जन्म लेता है, वो हल हो ही जाएगी, अब नहीं होगी तो कभी और होगी, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। तो ये छांदोग्य उपनिषद कहता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? साथी वेद लिखे गए, वेद के बाद में वेदों को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए आपका लिखे गए वेदांग, जो मैंने आपको कल बताया, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद 6 हैं। उसके बाद में साथी फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है देखेंगे। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है, सामवेद से है, या फिर अथर्ववेद से है? तो ये अथर्ववेद की स्पष्टीकरण करता है। ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय और कोशित की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करना। ऐत्रेय और कोशित की किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी किसकी स्पष्ट व्याख्या वो करते हैं। जैसे सामवेद का साथी आपका पंचविश और षड्विश हैं, क्या बोलेंगे? पंचविश और साथी आपका षड्विश किसके हैं? पंचविश और षड्विश वो सामवेद के हैं। और यजुर्वेद के आते हैं साथी आपके शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ को बहुत महत्वपूर्ण मार्क करें, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तैत्तिरीय क्या बोलेंगे? शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ बहुत पूछा जाता है, किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो हम कहेंगे यजुर्वेद का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? अगर आपने कल की कक्षा की थी, पिछली कक्षा, तो आप ये उत्तर बहुत जबरदस्त देने वाले हैं। तो कल्प होता है या नहीं होता? निरुक्त होता है, जी हाँ। स्मृति नहीं होता है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये क्या होते हैं साथी? आपके 6 होते हैं। तो कौन कौन से नहीं लिखे हुए? आपका शिक्षा, ज्योतिष नहीं लिखा हुआ, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद नहीं लिखा हुआ। नहीं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। एक मैं भी भूल रहा हूँ क्या? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, एक भूल रहे हैं साथी, बताएं कौन सा होगा? क्या आप बता सकते हैं? स्मृति तो नहीं होगा, सी विकल्प एकदम सही नहीं है। मैंने बोला शिक्षा, हाँ, एक व्याकरण रह गया। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये इस तरह मैंने आपको बताए थे। तो कितने होते हैं आपके कुल 6 होंगे, ये याद रखेंगे। हमारे एक साथी ने, बहुत सारों ने लिखा व्याकरण, ग्रामर, बहुत खूब। आगे आएंगे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी अवेस्ता किन का है आपका? क्या भारत का ग्रंथ है कोई, या ईरान का है, या इजराइल का है साथी, या फिर मिस्र से इसका संबंध है? तो क्या बोलेंगे? अवेस्ता ग्रंथ जो है भैया वो ईरानियों का ग्रंथ पड़ेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्ध धर्म। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और कूट से सही उत्तर चुनें। ठीक है, ये गंगा नदी बनने से पहले उसकी जो धाराओं का मिलन होता है वो पूछा गया है, बताएंगे जी फटाफट से। और आज के बाद ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन आप चाह के भी गलत नहीं करेंगे। देखना, सब में अलकनंदा कॉमन होता है, तो अलकनंदा को तो भूल ही जाओ। अलकनंदा को साथी मिटा दूं थोड़ी देर के लिए? जी भैया, याद करने के लिए मिटाना पड़ रहा है तो मिटा लो, थोड़ी देर के लिए अलकनंदा का काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अलकनंदा मतलब हमेशा रहेगा, तो मिलान करना में दिक्कत आएगी। अलकनंदा रिजर्व हो गया जी। रुद्रप्रयाग, रुद्र का मतलब क्या होता है? भगवान शिव जी को कहते हैं रुद्र, गुस्से को भी कहते हैं रुद्र, किसको कहते हैं? और कभी साथी आप रुद्र हो भी ना तो भाई मंदा रुद्र होना। क्या होना? कैसा रुद्र होगे बताओ भैया? मंदा रुद्र होंगे, मंदा रुद्र, कभी ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। नंद को किससे मिला दो? नंद को नंद से ही मिलाना, याद नहीं रखना। नंद प्रयाग, नंद का नंद। कर्ण, कर्ण किसी से डरता है क्या? बोलो, कर्ण किसी से डरता है क्या? कर्ण को भाई डर नहीं है, पिंडार नहीं होता है, पिंडर नदी है, क्या बोलेंगे? पिंडर है। तो कर्ण को किसी से डर नहीं लगता। बोलो भैया, कर्ण किसी से डरता नहीं। और देवता को प्रसन्न किसने किया था? भगीरथ ने, तभी तो गंगा जी को लेके आए थे। और 5वां प्रयाग कौन सा होता है साथी? वो विष्णु प्रयाग है।
और विष्णु जी के तो पैर धुलने ही चाहिए। क्या बोलेंगे? ऐसे ही तो बोलेंगे जो लोग उपासक हैं। विष्णु प्रयाग ये मिलते हैं धौली गंगा। और ये पांचों के पांचों स्थल आपको यदि पता रहेंगे तो रुद्रप्रयाग किससे? रुद्र कैसा? मंदा भैया, 2 हो गया आपका, इसी में 2 है, सिर्फ 2 4 3 1। नंद हो गया, कर्ण को किसी से डर नहीं है। और साथ ही देवताओं को किसने प्रसन्न किया? भगीरथ ने किया। थम्स अप करो भैया, याद रखेंगे? जी हाँ। और इन पांचों बिंदुओं का मिलन क्या होगा? पांचों को तो अलकनंदा से मिला देंगे। किससे मिला देंगे? अलकनंदा से। रुद्र का किससे हो गया साथी आपका? अब आप मिलान करो स्क्रीन देख करके, ये देख करके नहीं, स्क्रीन देख करके जो मैंने बताया। तो क्या बोलेंगे? रुद्र किससे मिला देंगे भैया? आपका मंदाकिनी से मिला देंगे। नंद को नंदकानिनी से मिला देंगे। कर्ण को भैया हम मिलाएंगे आपका पिंडर से। और देव को मिलाएंगे किससे? भागीरथी से। तो 2 4 3 1 बनेगा। आज के बाद ये गलत मत करना, अलग अलग बिंदु बनता, 10 प्रश्न इससे बन जाते हैं। उन सबका सॉल्यूशन सिर्फ यही है। आगे आएंगे। इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है? एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, इस बार भी एग्जाम से पहले कहा, जो सहायक नदियां हैं वो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, सहायक नदियां सबकी आपको पता होनी चाहिए साथी, सबकी नदियां आपको पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन फिक्स है। पूरी ज्योग्राफी एक तरफ और सहायक नदियों का टॉपिक एसएससी के लिए वनडे एग्जाम के लिए एक तरफ। ये बात दिमाग में उठा लो, क्योंकि आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को क्या कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में घटाते जा रहे हैं निरंतर। ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। तो सोन, बेतवा, केन और चंबल, भैया सोन नदी नहीं, क्या बोलेंगे? सोन नदी है आपका गंगा की सहायक नदियां। बेतवा, केन और चंबल ये किसकी सहायक नदी हैं? ये यमुना की सहायक नदी हैं। किसकी? ये भैया यमुना की सहायक नदी हैं। अगर मैं पूछूं गंगा की कुछ सहायक नदियां बताओ, तो सबसे लंबी सहायक नदी किसको कहेंगे? सबसे जो लंबी सहायक नदी है गंगा की, द लॉन्गेस्ट साथी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी वो हम कहेंगे भैया यमुना है। मैंने आपको गंगा जी की लंबाई कितनी बताई थी कुल साथी बताएं। अन्य सहायक नदियां बताएं कुछ जो आप जानते हो। अदर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं साथी? अन्य सहायक नदियों में एक नाम आएगा आपका साथी गंगा जी की सहायक नदी रामगंगा है। एक आएगा आपका सरयू, बताओ सरयू कहाँ पर बहती है? अयोध्या में बहती है। तीसरा आएगा गंडक का नाम। चौथा जो सबसे ज्यादा रास्ते बदलने वाली कोसी है, क्या बोलेंगे? कोसी है। पांचवा महानदी उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। छठा साथी आपका तमसा होगा। क्या? तमसा रिवर। याद करेंगे हम, बार बार क्वेश्चन लाता रहूंगा, जब तक सहायक नदियां याद नहीं हो जाएंगी तब तक प्रश्न करते रहेंगे। आगे इनमें से अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? अभी जस्ट मैंने बोला सबसे ज्यादा रास्ता कौन बदलती है साथी? वो कोसी नदी है। तो कोसी नदी, क्या बोलोगे? कोसी नदी आपका साथी कहाँ का शोक है? तो कोसी नदी जो है आपका बिहार का शोक है। कहाँ का है? बिहार का शोक है। भैया बिहार होने से पहले तो आदमी ब्याह के लिए भागता रहता है, और ब्याह होने के बाद में आदमी क्या करने लगता है? कुछ लोग तो ब्याह को ही कोसने लगते हैं। क्या बोलेंगे? ब्याह होने के बाद में लोग बाग भी आदमी को कोसने लग जाते हैं। ठीक है, तो ब्याह के बाद क्या करते हैं? सब कोसने लग जाते हैं। दामोदर, क्या बोलेंगे? बंगाल का शोक है। कहाँ का शोक है? बंगाल का। शोक का मतलब होता है इन नदियों में बाढ़ आती है और जो है जान माल की बहुत हानि होती है, इसीलिए उसको शोक बोलते हैं। अच्छा, दाम अगर आपके पास होंगे तभी तो बंगला लोगे। बंगाल को मैं हमेशा बोलता हूँ बंगला। क्या बोलोगे? दाम होंगे तो बंगला लेंगे भैया। मुझे बताओ पीली नदी कौन सी है? पीली नदी जिसको हम हुआंगवो नदी कहते हैं, हुआंगहो नदी कहते हैं, ये साथी कहाँ की नदी है आपका? ये चीन का शोक है। चीनी तो खुद भी पीले ही हैं, आप जानते हैं, पीले पीले ही तो होते हैं चीनी। जी हाँ। और आपका दामोदर जो नदी है जो बंगाल का शोक है, दामोदर नदी साथी ये झारखंड का भी शोक है। कहाँ का? झारखंड में भी बाढ़ लेके आती है, लोगों को परेशान करती है, लोगों को परेशान। बहुत बढ़िया विशाल जांगीर साथी, आप मुस्कुराए, हमारा दिन बन गया। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्र की, बेसिन मतलब समझ रहे, घाटी को ही बेसिन बोलते हैं, घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, यानी कि जिसका घाटियों में जो बहने का स्थल है वो सबसे ज्यादा है। तो घाटी क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका? कावेरी का, नर्मदा का, महानदी का, या फिर ताप्ती का? महानदी का। महानदी कहाँ पर बहती है साथी? क्या बोलेंगे भैया? महानदी छत्तीसगढ़ में भी बहती है, एमपी में भी बहती है,
ओडिशा में भी बहती है, आपका आपका झारखंड में, एमपी तो झारखंड में भी बहती है और महाराष्ट्र में भी बहती है। और सबसे बड़ा इसका घाटी क्षेत्रफल है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर का है। कितना है? 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। 1,41,589 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका क्षेत्रफल है, जो घाटी का क्षेत्रफल है, जिस घाटियों में ये बहती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया पिंकी कुमारी, ऐसे ही दिल तुम दुनिया को भेजते रहो। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। कौन सी नदियों के? नर्मदा और तापी जो दो नदियां हैं उनके बीच में क्या स्थित है? विंध्याचल पर्वत है क्या साथी? सतपुड़ा श्रेणियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां हैं, या फिर अरावली की पहाड़ियां हैं? नर्मदा और तापी के मध्य बोलेंगे जी क्या क्या मौजूद है? तो क्या बोलेंगे भैया, किस किस के बीच? अगर मैं बात करूं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी साथी, जिसको हम रेवा रिवर भी कहते हैं, जिसको हम रेवा नदी भी कहते हैं, इसको ही साथी नर्मदा को हम बोलते हैं मध्य प्रदेश और आपका गुजरात की लाइफलाइन। मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन किसको कहा जाता है? कि जीवन रेखा किसको कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर सिंचाई आदि का कार्य करती है। और साथ ही ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक एमपी से निकलती है। क्या बोलेंगे? अमरकंटक प्लेस से क्या है? इसका ओरिजिन है, इसका उद्गम है। कहाँ से है? एमपी से है। क्या बोलेंगे? एमपी से इसका उद्गम है। अगर हम ताप्ती रिवर की बात करें साथी, जिसको हम तापी भी कहते हैं, तापी इसी का नाम है, ये कहाँ से निकलती है? ये मुल्ताई एमपी से निकलती है। क्या बोलेंगे? मुल्ताई एमपी से साथी क्या है? ये आपका एमपी मध्य प्रदेश से ये निकलती है, मुल्ताई एमपी से निकलती है। और किसके मध्य स्थित है? तो ये कहाँ पर है? एमपी में साथी क्या पड़ेगा आपका? सतपुड़ा की श्रेणियाँ पड़ेंगी, और सतपुड़ा की श्रेणियाँ के मध्य ये स्थित है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? बोलेंगे हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? VKRV राव, मैंने आपको बताया था, इन्होंने राष्ट्रीय आय की पहली वैज्ञानिक गणना की थी। हनुमंथा राव हैं क्या साथी आपका? या ML दांतवाला हैं? क्या बोलेंगे? कोई दांत वाला डाढ़ वाला नहीं है भैया, MS स्वामीनाथन है। ठीक है, लेकिन मैं पूछ लूं, विश्व में अगर पूछ ले, पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलाग हैं। नॉर्मन बोरलाग हैं, जो बाद में USA रहने लग गए थे। ये थे कहाँ के साथी आपका? मैक्सिको। कहाँ के थे? मैक्सिको के थे। कहाँ के थे? मैक्सिको के ये थे। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, भारत में जो पहली बार हरित क्रांति आई तो वो कब आई थी? पहली बार साथी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पहली बार जब साथी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया वो कब आया था? तो आप बोलेंगे पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1966-67 में। क्या बोलेंगे? 1966-67 में। और साथ ही इस टाइम PM कौन थे हमारे देश के? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। आप लोगों को पता होगा कि उस समय हम अन्न से बड़ा कमज़ोर थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध अब 1965 में हुआ था। उससे पहले चाइना वार, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं थी। अमेरिका तक ने, क्योंकि वो पाकिस्तान का समर्थक था 1965 के युद्ध तक, हमको गेहूं देने से इनकार कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश को संदेश दिया और कहा कि जो भी खेती योग्य भूमि है उन पर हल किसान चलाए, और किसानों ने मेहनत की। इवन उन्होंने खुद साथी आपका याद रख लेना, जो प्रधानमंत्री आवास था, राष्ट्रपति भवन था, वहाँ पर भी जो पार्क थे उन तक में भी आपका गेहूं आपका उगाया गया। और हमारा प्रोडक्शन एक साल में इतना बढ़ा कि हम इस दुनिया को गेहूं देने के लायक हुए। तो याद रख लेना, दुनिया आपको क्या सुविधाएं दे रही है या दुनिया कितनी आपके पक्ष में है, उससे कोई मतलब नहीं है। साथ ही आपको किसी से जेलसी नहीं दिखानी है, आपको अपनी सफलता का मिठाई का डिब्बा पड़ोसी के घर नहीं भेजना है, बल्कि आपको अपने आप को प्रूव करना है। सिर्फ इस दुनिया की जो दृष्टि आपके ऊपर हो, जो सहयोग करे या ना करें, लेकिन आपको दिखाना है कि मैं मांगने वाला नहीं, मैं देने वाला हूं, और मैं देने वाली प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। यह आपको भारत की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, या उन आपके भारत के महान विभूतियों की तरह आपको दिखाना होगा। 1966-67 में ही साथी कृषि मंत्री कौन थे हमारे? इस समय पर जो कृषि मंत्री थे उन्हीं को साथी हरित क्रांति का राजनीतिक जनक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? हरित क्रांति का पॉलिटिकल फादर उन्हीं को कहा जाता है। हरित क्रांति का राजनीतिक जनक कौन है? अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो तब शास्त्री आपका क्या बोलेंगे? ना तो शास्त्री जी उत्तर होंगे, ना साथी MS स्वामीनाथन उत्तर होंगे। इसके उत्तर होंगे सिर्फ चिदम्बरम सुब्रमण्यम। क्या बोलोगे? चिदम्बरम
चिदम्बरम सुब्रमण्यम तब इसके आंसर हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? चिदम्बरम सुब्रमण्यम कौन थे? उस समय के कृषि मंत्री थे। गलती नहीं करनी है। अब मुझे बताएं, जैसे ये क्रांति होगी, हरित क्रांति किसके लिए? फसलों के लिए है। नीली क्रांति के जनक कौन है और नीली क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन साथी आपका, तो आप बोलेंगे नीली क्रांति भैया जो कि हमारा किससे? मछली उत्पादन से है। इसके जनक हैं अरुण कृष्णन। कौन है? अरुण कृष्णन इसके जनक हैं। गुलाबी क्रांति जो कि साथी आपका झींगा उत्पादन से जुड़ी हुई है, इसके कौन है साथी आपका जनक? दुर्गेश पटेल जी ने इसको शुरू किया। दुर्गेश पटेल जी ने इसको शुरू किया था आपका। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? तो क्या बोलेंगे? निरपुख हैं। कौन है आपका? निरपुख तो तेज हैं साथी आपका, निरपुख तो तेज है। ठीक है। लाल क्रांति के जनक कौन है साथी? जो मांस और अंडा उत्पादन से जुड़ी हुई है, विशाल तिवारी जी हैं। कौन है? विशाल तिवारी हैं। विशाल तिवारी हैं। सिल्वर क्रांति के जनक कौन है साथी आपका? सिल्वर क्रांति के जनक तो नहीं बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे भैया? जानकी बोल सकते हैं हम। कौन होंगी? इंदिरा गांधी जी होंगी। क्या बोलेंगे? मदर हैं। क्या बोलेंगे? क्योंकि फादर बोलना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, इंदिरा गांधी हो जाएंगी। क्या बोलेंगे? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। आगे आगे एगमार्क एक्ट साथी आपका, एगमार्क एक्ट जो आया आपका, एगमार्क बोलते एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्क एक्ट जो आया भारत में, वो कब से लागू किया गया? 1937, 1952, 1957 या 1965? याद रख लेना। एग मार्क जो कृषि उत्पादों पर लगता है, किसके द्वारा? कौन से उत्पादों पर लगता है? जो एग्रीकल्चर आपका प्रोडक्ट्स होते हैं, कृषि उत्पादों पर ये लगाया जाता है। ठीक है, कि वो चीज़ें फिर वैलिड हो जाती है। विपणन विभाग उसको लगाता है साथी। क्या हो जाएगा आपका? कृषि उत्पादों पर। निम्न में से कौन फसलों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करता है? क्या बोलते हैं? न्यूनतम मूल्य समर्थन, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं। एक दो बार फुल फॉर्म बोलो एमएसपी का क्या होता है। अभी आप देखेंगे गेहूं कटे हैं तो अक्सर एमएसपी की खबरें आती होंगी। आप किसान आंदोलन के दौरान भी देखते होंगे एमएसपी को लेकर के बहुत सारी बातें होते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इस फसल का न्यूनतम मूल्य इतना होगा, न्यूनतम मूल्य इतना होगा। ये साथी कौन बताता है? क्या बोलेंगे आपका? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बताता है, नाबार्ड बताता है, या कृषि लागत एवं कीमत आयोग? इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइजेस कमीशन। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसी को हम सीएसीपी कहते हैं। और सीएसीपी की जो साथी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में। क्या बोलेंगे? 1965 में। तब इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन। ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन इसको हम कहते थे उस टाइम पे। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का मतलब क्या होता है आपका? कृषि मूल्य आयोग। क्या नाम था इसका? कृषि मूल्य आयोग। बहुत बार पूछा गया है कि आपका सीएसीपी का पुराना नाम क्या था, तो कृषि मूल्य आयोग था। क्या था? कृषि मूल्य आयोग इसका नाम था। ठीक है, और ये कृषि मूल्य आयोग ही साथी आपका 1985 में नाम 1985 में इसका नाम सीएसीपी हुआ। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइजेस कमीशन सीएसीपी हुआ। कब हुआ? 1985 में हुआ। अच्छा मुझे बताओ, कुल कितनी फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है? कुल कितनी फसलों के लिए, कुल साथी कितनी फसल हैं, कितनी क्रॉप्स हैं आपकी जिनके लिए एमएसपी दिया जाता है? तो कितनी फसलों के लिए जाता है? 22 फसलों के लिए दिया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है साथी किस तरह से? 7 फसलें ऐसी हैं जो अनाज हैं, यानी कि लगभग मोटे अनाज हैं साथी हमारे। ठीक है, 5 इसमें साथी दाल हैं हमारी। अगर मैं बात करूँ इसमें साथी हमारे 7 तिलहन हैं जिनसे तेल निकलता है, जैसे कि सरसों आदि। ठीक है, 7 तिलहन है। 3 साथी आपका वाणिज्यिक, यानी कि जो कॉमर्शियल पर्पस से यूज होती हैं, कॉमर्शियल यानी कि 3 वाणिज्यिक फसलें हैं हमारी, जैसे कपास, खोपरा, कच्चा जूट। इससे तो क्वेश्चन भी बनता है कौन कौन सी आती हैं इसमें। एक तो कपास है, पूछता कौन सी वाणिज्यिक फसल नहीं है। कपास होती है, खोपरा है और साथ ही आपका जूट है। ठीक है, और गन्ने के लिए क्या देते हैं हम बताएंगे। गन्ने के लिए होता है साथी आपका एफआरपी। गन्ने के लिए एमएसपी नहीं, गन्ने के लिए क्या देती है गवर्नमेंट? एफआरपी। इसको बोलते हैं फेयर एंड आपका रिम्यूनरेटिव प्राइस। क्या बोलते हैं? फेयर एंड
रिम्यूनरेटिव प्राइज इसको हम बोलते हैं, ठीक है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइज यानी हिंदी में बोलते हैं उचित। फेयर मतलब उचित, रिम्यूनरेटिव मतलब लाभकारी। उचित और लाभकारी मूल्य किसके लिए दिया जाता है? उचित और लाभकारी मूल्य किसके लिए दिया जाता है साथी? आपका हम कहेंगे गन्ने के लिए। तो गन्ने के लिए क्या देंगे? एफआरपी देंगे साथी। और 7 5 12 7 19 और 3 22, इन 22 फसलों के लिए क्या देते हैं हम साथी? एमएसपी देते हैं। किसके लिए? इन 22 फसलों के लिए हम एमएसपी देते हैं, ठीक है। सर खोपरा क्या होता है? अब तुमने नहीं देखा तो फसल का नाम है, फोटो डाल के उसको देखना, यूट्यूब पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, अभी तो बताया। तुम्हें मैं एक क्लास में सिखाता हूं, तुम उसी को अप्लाई नहीं करते। अब तुमने जान लिया तो किनारे पर लिख दो खोपरा के बारे में रिसर्च करेंगे, ठीक है। तुमने कुछ नहीं देखा, अब तुमने सोचना, ऐसा तो तुमको सोचना है। जिसको रिसर्च करनी है वो सोचेगा 22 फसलें कौन सी हैं, वो कैसी दिखती हैं, गन्ना कैसा दिखता है, तो वो जानना है तो वो रिसर्च करना है, ठीक है। आगे आइए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? विकास बिश्नोई जी लगातार एक कमेंट करते हुए, भैया थोड़ा साइड हो जाइए। दोस्त मैं खुद ही साइड रहता हूँ, इतना खुद ही मैं साइड रख के रहता हूँ हमेशा कि आपको लिखने में दिक्कत ना आए। फटाफट से उत्तर देंगे गजब तरीके से। और वैसे साइड होने की बात है तो दुनिया हमें साइड करने के लिए लगी है, हम आज तक नहीं हुए साइड, बचपन से ही नहीं हुए ये मजाक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है, अभी बोला साथी, वो एमएसपी होता है। क्या बोलेंगे? उसको हम क्या कहते हैं? एमएसपी। मुझे बताओ गेहूं के लिए एमएसपी क्या है? वर्तमान में गेहूं का एमएसपी क्या है? वर्तमान एमएसपी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2024 के लिए रबी फसलों के एमएसपी सरकार ने लॉन्च करे, तो मुझे बताओ गेहूं का एमएसपी क्या है? ठीक है, ग्रेन का एमएसपी क्या है? 2275 है। क्या बोलेंगे? 2275 रुपये है। सरसों का एमएसपी सरकार ने क्या लॉन्च किया? सरसों का साथी 5650 रुपये। मसूर की दाल 6425 रुपये। क्या बोलेंगे? मसूर दाल का एमएसपी क्या रहा? ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 6425 रुपये। चने का 5440 रुपये। क्या बोलेंगे? चने का 5440 रुपये आपका। और जौ का साथी गेहूं से कम ही रहता है, 1850 रुपये। ये एमएसपी है। क्या है? ये एमएसपी है, ठीक है। आगे आइए। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार, जो वेट है। वेट क्या होगा आपका? वेट का फॉर्मूला क्या बताया था? W बराबर होता है m इंटू जी। तो अगर भार की बात करेंगे तो किस पर डिपेंड करेगा? गुरुत्वीय त्वरण पर। और साथ ही जो वस्तु का भार है वो क्या होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होगा। और साथ ही केंद्र पर क्या हो जाएगा? केंद्र पर जी शून्य होता है, तो वेट भी क्या हो जाएगा? केट पर क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। कहाँ पर ज़्यादा होता है? केंद्र पर शून्य, तो ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होता है साथी? बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है ध्रुवों पर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है? वायुमंडलीय दाब यानी कि साथी आपका किस पर देखा जाता है? ये बैरोमीटर। मुझे बताएं बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का साथी, जो बैरोमीटर का आविष्कार किया वो किसने किया था? इसका इन्वेंशन किसने किया है? क्या बोलेंगे भैया? टोर 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 टोर। मुझे नाम याद नहीं है, मैं उम्मीद करूंगा मेरे छात्र मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, सारे दोस्त उत्तर बता सकते हैं। पास्कल बता रहा है कोई, तो कोई स्टॉर्म बता रहा है। अरे उत्तर नहीं देना है, बोलेंगे भैया टॉर टॉर। एक साथी का सबसे पहले उत्तर आया, ऊपर दिखाएंगे, सनातनी अर्जुन का। बहुत बढ़िया, टॉर शैली ने। किसने? टॉर शैली। बहुत बढ़िया अर्जुन भाई, बहुत शाबाश कि आपको अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही है, उस पर निशाना लगाएंगे और आपका निशाना लगेगा साथी। क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब। अचानक गिरोगे? अचानक कैसे गिरोगे? कोई आदमी छत पे खड़ा था, अचानक गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि तूफान आ गया। वर्षा कब होगी साथी? जब आपका धीरे धीरे कम हो। तो धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। इस तरह के आदमी क्या कब सुनता है गाने? जब बारिश का मौसम होता है, जब सुहावना मौसम होता है, तभी ऐसे गाने सुनता है। स्वच्छ मौसम क्या होता है? अगर धीरे धीरे ऊपर उठे। क्या बोलेंगे? ऊपर उठना। ऊपर कैसे उठेगा साथी? धीरे धीरे ऊपर उठे तो साफ मौसम को दर्शाता है, साफ मौसम को। एक ट्रेन जैसे ही चलना शुरू करती है, ऐसे एक लड़की स्कूटी पर थी, उसकी सहेली भी पीछे बैठी हुई थी अब तुम सोचो वो लड़की कहाँ जाएगी?
इसीलिए लड़की के साथ स्कूटी पर भूल के ना बैठें। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। यानी कि भैया हमने आपसे क्या बात बताई, हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक बैठी हुई है कन्या और एक कन्या उसके पीछे है। इस वाली कन्या ने एकदम से आगे को चला दी तो ये कन्या कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा साथी होता है आपका गति के जड़त्व की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। अगर गति कभी भी आगे की तरफ होगी, गति कभी भी आगे की तरफ होगी तो चीज कहाँ जाएगी, आपका पीछे की तरफ जाएगी। चीज कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी। ये बात याद रखें। अच्छा, अगर ये तो हुई साथी आपका अचानक चलना आरंभ करे। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप बात बताई मुझे कि मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि एक गाड़ी थी साथी आपका, एक गाड़ी जो इस टैंक बन गया, ये तो पबजी का। एक आपका साथी गाड़ी इस दिशा में जा रही है, एक गाड़ी इस दिशा में जा रही है और एकदम से ये ब्रेक लगा ले तो इसकी दिशा ऐसी है तो यात्री साथी कहां पर जाएगा? ब्रेक लगे तो, हमेशा ब्रेक लगेगा तो साथी विराम की वजह से, यानी वस्तु जैसे ही विराम में आएगी, रुकेगी, तो वस्तु कहां पर आएगी, आगे की ओर। ये याद रख लेना। ब्रेक लगेंगे तो आगे की ओर। आपका दोस्त ब्रेक लगा दे सामने से तो इसका मतलब आप उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे, उसके ऊपर। तो समझे, विराम, ब्रेक मतलब विराम। विराम जड़त्व में चीजें आगे की ओर। और गति एकदम से, घोड़ा एकदम से भाग ले, क्या बोले, घोड़ा एकदम से भाग ले तो कहां पर जाएगा व्यक्ति, पीछे की तरफ जाएगा। ओके साहब, आगे आएंगे। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसके प्रयोग में लाया जाता है? पीने का पानी अगर शुद्ध करना है तो बताएंगे, क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड मिलाएंगे, जहर पिलाओगे क्या उसको, क्लोरीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, क्लोरीन साथी मिलाते हैं। ठीक है, आगे किएंगे। और एक पाउडर भी मिलाया जाता है। पाउडर कौन सा होता है, पाउडर मिलाया जाता है साथी आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। मैं आपसे कभी भी नाम पूछूं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। क्या है जी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होगा, कभी गलती नहीं करेंगे। आगे आएंगे। कुछ साथी आपका अलॉय लिखे हुए हैं, मिश्र धातु लिखे हुए हैं, मिश्र धातु लिखे हुए हैं। भैया आप पबजी खेलते हो क्या? नहीं साथी, मैं पबजी नहीं खेलता हूं, लेकिन मैं पबजी खेलता था। ठीक है, पबजी मैं खेलता था, उसी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। अब ठीक है, ये सही रहेगा। ऐसे थोड़ी है भाई, किसी चीज को हम पूर्ण रूप से जाने तभी पता है। ऐसे तुम मुझसे संसार के बारे में कुछ भी पूछोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के वैदिक युग की कोई बात तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन ऐसा थोड़ी मैंने वो स्वयं अनुभव किया है। आगे आएंगे। तो स्टेनलेस स्टील साथी किससे मिलकर के बनी होती है? जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनी होती है? कांसा किससे मिलकर बना होता है? पीतल साथी किससे मिलकर बना होता है? एक बार बताएंगे। तो पीतल जिसको हम ब्रास कहते हैं, पीतल जिसको हम ब्रास कहते हैं साथी, ये मिलके बनता है आपका किससे? कॉपर और जिंक से। यानी कि Cu+Zn आप लोग याद रखेंगे अभी कि इससे मिलके क्या बनता है, हमारा पीतल बनता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की साथी हम बात करें, एक क्रोमियम से बनता है। आपका एक शब्द याद रखें, क्रोमियम हमेशा कॉमन मिलेगा। जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करते हैं साथी, देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कॉपर, जिंक और निकिल से। मुझे बताओ, क्या जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर है वो कितने % होता है? ना जाने कितने एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें सिल्वर होता भी है या नहीं, ये बता दीजिए, यस और नो। तो आप बोलेंगे भैया इसमें सिल्वर नहीं होता है। क्या बोलेंगे, इसमें सिल्वर नहीं होता है। ये बात याद रखनी है, कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, क्या बोलेंगे, कांसा बचा। कांसा, कॉपर और टिन होता है। कांसा होता है जो साथी आपका, आप लोग ओलंपिक में भी पढ़ते होंगे इस बात को कि कांस्य धातु मिलता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो वो कांसा किन चीजों का मिलता है, आपका बनता है? तो Cu+Sn से मिलके बनता है 3421 होगा। क्या होगा, 3421 होगा। क्या पूछ रहे हैं सर, 32 में क्या हो गया? 32 में क्या हो गया? एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें हुए बैठे व्यक्ति का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, इसका कारण है गति की वजह से ऐसा होता है कि एकदम उसने चलना शुरू किया। भाई एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएंगे, नेक्स्ट बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे जी, बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे दोस्त तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं, जीवाणु है कि वायरस क्या होता है, साथ ही आपका विषाणु होता है। इतनी कॉमन चीज़ों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है ना। क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी ऐसा कौन सा है जो जीवाणु की वजह से नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे, एंथ्रेक्स है साथी, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या बोलेंगे, तो क्या कहाँ पर होता है, ये पशुओं के खुरों में होता है। खुर समझते हैं ना, पैरों की तरफ में, पशुओं के खुरों में ये होता है, पशुओं के खुरों में, पैरों की तरफ। तो ये क्या बैक्टीरिया की वजह से होता है, जी हाँ। हैजा बैक्टीरिया की वजह से होता है आपका, टिटनेस बैक्टीरिया की वजह से होता है, काला अजार बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। काला अजार किसकी वजह से होता, प्रोटोजोआ की वजह से। एक रोग आप भी लिखें साथी जो प्रोटोजोआ का आप जानते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से रोग होते हैं आपका पापा काम्पेस होते हैं। क्या होते हैं, पापा काम्पेस होते हैं, ये प्रोटोजोआ के रोग हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, पा से प्रोटोजोआ, ऐसे याद रखो। पा से क्या हो गया आपका साथी, पायरिया हो गया। क्या हो गया, पायरिया हो गया। का से होता है साथी आपका काला अजार, क्या बोलेंगे, काला अजार होता है। मैं से होता है साथी आपका मलेरिया, क्या होता है, मलेरिया होता है। पे से होता है पेचिस, बड़ा बेकार खराब मामला हो जाता है, पेचिस होता है। और सोने का मतलब होता है निद्रा रोग, क्या होता है, निद्रा रोग, नींद आने लगती है जिसमें ज़्यादा। तो पापा काम्पेस होते हैं। पायरिया, क्या बोलेंगे, पायरिया होगा साथी आपका, कालाजार होगा, मलेरिया होगा, पेचिस होगा और निद्रा रोग होगा। क्या हो जाएगा, निद्रा रोग हो जाएगा, ठीक है। 30 साल की ये ट्रिक है, पिछले 30 वर्षों से चल रही है मार्केट में, इसको याद रखो। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, बताएंगे। क्या बोलेंगे, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से, एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, एडीज मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर या एशियाई बाघ या मच्छर होता है। एशियाई बाघ या साथी आपका मच्छर इसकी वजह से होता है चिकनगुनिया। दुनिया की 2 प्रसिद्ध बीमारियों में से रही है चिकनगुनिया और साथी आपका क्या, जीका वायरस। क्या बोलेंगे, जीका वायरस, ये किसकी वजह से होते हैं, एशियाई जो मच्छर होता है आपका। एनाफ्लीज जो होता है साथी, ये आपका मादा एनाफ्लीज काटेगा, महिला काटेगी, महिला मच्छर के काटने से। बेचारे पुरुष मच्छर से तो रोग भी नहीं होते। क्या बोलेंगे, खतरनाक कौन है, डेंगू बुखार किसकी वजह से होता है, वो साथी एडीज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, एडीज की वजह से होता है। और डेंगू बुखार साथी विषाणु जनित रोग है। क्या बोलेंगे, एडीज मच्छर की वजह से होता है। आगे आएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महतारी, महतारी किसको बोलते हैं, माता को, महतारी वंदन योजना का साथी एक वर्चुअल शुभारंभ किया। तो महतारी योजना कहां की है आपका, छत्तीसगढ़ की है दोस्त। कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। और छत्तीसगढ़ में ही साथी आपका सीएम मितान योजना। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप मुझे बताएं, छत्तीसगढ़ के सीएम आप मुझे बताएं, सोचा करो उससे रिलेटेड। सीएम मितान योजना, सीएम महतारी न्याय रथ योजना भी यहाँ पर चली। महतारी न्याय रथ योजना, क्या बोलेंगे, महतारी न्याय रथ योजना कहाँ पर चली, वो भी साथी यहीं पर चली। और तीसरी प्रसिद्ध योजना यहाँ पर चली, हमर सुघड़, क्या बोलेंगे, हमर सुघड़ लायक अभियान। हमर सुघड़ लायक अभियान कहाँ पर चला आपका, क्या बोलेंगे, कहाँ पर आपका चला, ठीक है, बोलेंगे जी। मिजोरम, मिजोरम में साथी बहुत प्रसिद्ध रही कमल योजना। क्या बोलेंगे, कमल योजना कहाँ पर चली आपका, तो वो रही आपका मिजोरम में। मणिपुर की पूछे साथी, स्कूल ऑन, क्या बोलेंगे, स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल, स्कूल ऑन व्हील्स योजना कहाँ पर चली, स्कूल्स ऑन व्हील, स्कूल ऑन व्हील्स स्कीम कहाँ पर चली। मध्य प्रदेश की बात करें, सीएम बाल आशीर्वाद योजना, क्या बोलेंगे, सीएम बाल आशीर्वाद, सीएम बाल आशीर्वाद योजना कहाँ पर चली आपका, मध्य प्रदेश में दोस्त चली है। कहाँ पर, एमपी में साथी। आगे आएंगे, नेक्स्ट। हाल ही में कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। पैरालंपिक समिति समझते हैं साथी, एक तो ओलंपिक होता है, एक हमारे जो दिव्यांगजन खिलाड़ी होते हैं वो ओलंपिक में भाग लेते हैं, और ओलंपिक में भाग लेने वाले उन्हीं खिलाड़ियों के लिए होते हैं पैरालंपिक, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं पहले पैरालंपिक गेम्स कब हुए थे,
ना जाने कितनी बार एसएससी पूछ चुका है। पहले पैरालंपिक गेम्स हुए थे साथी आपका 1960 में। कब? 1960 में रोम में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? 1960 में रोम पर हुए थे। और साथी पैरालंपिक से एक और क्वेश्चन याद रख लेना, जो राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की जो स्थापना है वो हुई थी 1992 में। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी कब बनी? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी साथी आपका कब बनी थी? तो वो 1989 में बनी। कब बनी? 1989 में बनी। और बनी कहाँ पर? बॉन, जर्मनी में उसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? बॉन, जर्मनी में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो कौन बने हैं पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष? वो बने हैं देवेंद्र झाझरिया। किस खेल से जुड़े हुए हैं देवेंद्र झाझरिया? तो भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। 3 मेडल जीत चुके हैं ये, भाला फेंक से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बात याद रख लेना, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, यहाँ पर अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इनसे पहले अध्यक्ष कौन थी बताएंगे? इनसे पहले कौन अध्यक्ष थी? देवेंद्र झाझरिया से पहले साथी कौन थी? देवेंद्र झाझरिया से पहले थी भैया हमारा कौन? दीपा मलिक। ठीक है, कौन थी इनसे पहले? इनसे पहले थी दीपा मलिक। और दीपा मलिक साथी बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं भारत की। और दीपा मलिक याद रख लेना वही हैं जिन्होंने आपके लिए पहली इंडियन महिला थी, ये पहली इंडियन महिला थी जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता था। पहली इंडियन महिला पदक जीतने वाली। कौन सा गेम ये खेलती हैं बताएं? कब इन्होंने पदक जीता था साथी आपका? 2016 में। क्या बोलेंगे? शॉर्ट पुट में, शॉर्ट पुट गेम यानी कि आपका ये खेलती हैं और उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। क्या बोलेंगे? सिल्वर जीता था। मुझे बताओ साथी पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? जैसे ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जी जाने जाते हैं 2008 के लिए, इंडिया हॉकी टीम 1928 एम्स्टर्डम के लिए जानी जाती है। पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय, गोल्ड जीतने वाले पहले इंडियन कौन हैं? क्या बोलेंगे? गोल्ड जीतने वाले पहले इंडियन कौन हैं? तो क्या नाम आएगा आपका? गोल्ड जीतने वाले पहले इंडियन मुरलीकांत हैं। क्या बोलोगे? मुरलीकांत पेटकर हैं जिन्होंने 1972 में साथी आपका गोल्ड जीता था। 1972 में गोल्ड जीता था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? कौन है? मुरलीकांत पेटकर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखेटे और पांडुलिपि पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला है? कहाँ के हैं ये साथी आपका मांजुली मुखोटा और आपका पांडुलिपि पेंटिंग जिनको जीआई टैग मिला? बहुत इंपॉर्टेंट, असम, मेघालय, त्रिपुरा या उड़ीसा? तो ये असम के, असम में माजुली द्वीप भी स्थित है, सारे लोग जानते हैं, तो माजुली मुखोटा वहां से याद रखेंगे और पांडुलिपि भी याद रखना है। क्या बोलेंगे? असम के हैं भैया। उड़ीसा की साथी अभी चर्चित रही काई चटनी। क्या बोलोगे? काई चटनी कहाँ की है? वो उड़ीसा की है। कहाँ की है? उड़ीसा की काई चटनी। और डोंगरिया कौंदसाल को क्या बोलेंगे? डोंगरिया कौंदसाल कहाँ के रहे साथी जिनको अभी जीआई टैग मिला? ये उड़ीसा का है। आपका आदि केकर को अगर मैं पूछूं वो कहाँ का है साथी, तो क्या बोलेंगे? कुछ अन्य पूछे, अरुणाचल के कौन से थे जिनको आपका जीआई टैग इस वर्ष मिला, अभी हाल ही में चर्चित मिला? तो अरुणाचल का साथी आदि केकर जो कि अदरक है। तो ऐसे पूछता है, पता कैसे पूछेगा? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आदि केकिर जो है साथी आपका, आदि केकिर वो किसकी प्रजाति है? तो क्या बोलेंगे? भैया वो अदरक की प्रजाति है। आदि केकिर किसकी प्रजाति है? अदरक की प्रजाति है। आपका वांचो डांस मैंने बताया था, वांचो शिल्प कहाँ की है? ये अरुणाचल की है। वांचो एक डांस भी होता है आपका। त्रिपुरा का साथी जीआई टैग बहुत चर्चित रहा, त्रिपुरा का रीशा जो वहाँ की पोशाक है। अब ऐसे क्वेश्चन को एसएससी पकड़ लेगा कि रीशा पोशाक का संबंध किस राज्य से है? और अयोध्या के क्या साथी जीआई टैग पा गए? अयोध्या के साथी आपका बेसन के लड्डू। क्या बोलेंगे? यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बेसन लड्डू कहाँ के हैं? जीआई टैग पाने वाले बेसन के लड्डू कहाँ के हैं? अयोध्या के हैं। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ पर 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ है? बिहार में, छत्तीसगढ़, झारखंड या नई दिल्ली? क्या बोलेंगे भैया? नई दिल्ली नहीं, झारखंड में। कहाँ पर? पूसा आपका साथी झारखंड में शुरू हुआ। और यहीं पर याद रख लेना 10,000वें
जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी जी ने किया जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। क्या बोलेंगे? जन औषधि केंद्र का उद्घाटन दोस्त आपका किस जगह पर हुआ झारखंड में? तो वो हुआ साथी आपका कहाँ पर? देवघर में। क्या बोलेंगे? देवघर में। अभी हाल ही में झारखंड में साथी विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए विधवा पुनर्विवाह, क्या बोलेंगे? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। क्या बोलेंगे? ये किसने शुरू की? प्रोत्साहन योजना ये किसने शुरू की साथी? आपका झारखंड ने शुरू की है। किसने? झारखंड ने। अच्छा मुझे बताओ विधवा पुनर्विवाह के जनक कौन थे साथी आपका? तो आप बोलेंगे उसके लिए प्रयास किए, मैं आपकी तरफ से आंसर सुनना चाहूंगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, क्योंकि साथी हमारा समाज ऐसा ही था, वो क्या है कि वो चाहता था कि अगर किसी का पति मर चुका है तो उस स्त्री को भी सती हो जाना है। तो समाज में बहुत सारी कुरीतियां हमेशा होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं जिनको हमें समाज से मिलकर दूर करने की जरूरत होती है। बहुत सारे ऊंच नीच के भेदभाव, बहुत सारे जातिगत भेदभाव, ऐसी चीज़ों को पहले भी बहुत महापुरुषों ने दूर किया है और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है। तो साथ ही ये विधवा पुनर्विवाह की लड़ाई लड़ी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो याद रख लेना साथी, इस समाज में जिसके परिवेश में आप रहते हैं, आपको दुनिया के ढर्रे पर नहीं चलना है, आपको सही चीज़ें करनी है, जो चीज़ें सही हैं। अगर आपको लगता है वो सही है तो वो एकदम से सही है, लेकिन वो सही होना सच में सही होना चाहिए। ऐसा ना हो आपकी गलत को सही मान लें। तो ऐसा बीड़ा उठाएं और अपनी चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़ें। और आप आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आपकी राह में बहुत सारी परेशानियां आएँ, लेकिन आज अगर परेशानियां आती तो हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम ना ले रहे होते। अगर आपको सच में समाज में परिवर्तन करने हैं, आप चाहते हैं साथी कि किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का जेंडर डिफरेंस, किसी प्रकार का कास्ट डिफरेंस, किसी प्रकार का रिलीजन डिफरेंस ना रहे, तो इसके लिए आपको आगे बढ़ के मेहनत करनी होगी और चीज़ें आपको खुद करनी होंगी। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। आज का मैं होमवर्क का क्वेश्चन आपको दे देता हूं। मेहनत जो करेगा साथी वो रिजल्ट बना के रहेगा, और उसका रिजल्ट हमेशा बना है और उसका रिजल्ट हमेशा बनता रहेगा। तो याद रख लेना, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस तब तक जीना चाहिए। चाहे वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें, चाहे वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें, अगर ना हो कोई दीवार तो साथी फिर खुद से भी उलझ जाना चाहिए। ये हमारे एक छात्र हैं बादल, उन्होंने भेजी पंक्तियाँ कि भैया ये बोलना है, तो ये बोल रहे हैं साथी, एक वाह एक भाई के लिए। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल।